तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। यहाँ पे बच्चों मैं ऑलरेडी 2 मैथ्स की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आज मैं यहाँ पे आपके सामने फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, क्लास 10th साइंस फिज़िक्स पीवाईक्यूज़। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप इस डाउट को मेंशन कर सकते हैं। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज जोशी है और मैं काफ़ी टाइम से एकेडमिक्स के लिए बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको मुझसे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ना है तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज मिरर X is used to concentrate sunlight in solar furnace and mirror Y is fitted on the side of the vehicle to see the traffic behind the driver. Which of the following statements are true for the two mirror? बच्चों हम सबको पता है, अगर नहीं पता है तो सुनो। जो एक्स मिरर होता है यानी जो मिरर कहाँ यूज़ होता है? सोलर फर्नेस में। सोलर फर्नेस में जो मिरर यूज़ होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है? कॉनकेव मिरर बनाता है रियल रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। और जो मिरर वाई है, आप सबने देखा होगा हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं, बाइक्स या कार, उनके जो साइड व्यू मिरर होते हैं, वो होते हैं कौन से मिरर? वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर है, वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हैं और छोटे साइज़ की इमेज बनती है। तो कौन-सा ऑप्शन है जिसमें वाई मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट आ रहा है? देखो, ऑप्शन नंबर 4 तो हट गया, ठीक है? वाई में वर्चुअल इरेक्ट सेकंड में आ रहा है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सेकंड हो सकता है, तो थर्ड एलिमिनेट हो गया, फोर्थ एलिमिनेट हो गया क्योंकि फोर्थ थर्ड और फोर्थ में सेकंड ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अब हमारे पास रहा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में देखना है, पहला और तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है? पहला है द मिरर फॉर्म्ड बाय मिरर एक्स द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर एक्स इज़ रियल इन डिमिनिश एंड इट्स फोकस। तो बच्चों ये बिल्कुल सही पॉइंट है। जो कॉनकेव मिरर होता है वो रियल इमेज फॉर्म करता है और इट्स फोकस पे यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो। अच्छा, फोकस पे बोला उसने, फोकस पे इसलिए बोला बच्चों, जो सोलर फर्नेस होता है वो सन से आने वाली रेज को, पैरेलल रेज को, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पे क्या कर देता है, वहाँ पे फोकस पे इमेज फॉर्म होती है। इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी ठीक होगा, यानी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ओके, an old person is suffering from an eye defect caused by weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of the eyelids. If the defect of the vision is A, which can be corrected by lens B, then A and B respectively are. तो बच्चों हमारे जो आईज में बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, तो बेसिकली हमें तीन मेनली डिफेक्ट पढ़ने हैं। पहला डिफेक्ट होता है बच्चों मायोपिया। क्या होता है? मायोपिया। मायोपिया, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा तीनों क्या होते हैं मायोपिया। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। एक ट्रिक बताऊँगा आपको, हाइपरमेट्रोपिया। और थर्ड होता है बच्चों प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, ठीक है? अब याद कैसे करना है? ये ट्रिक लेना है, इसको सीरियस मत लेना प्लीज़, ठीक है? याद करने का तरीका है, देखो मायोपिया मतलब मेरा पिया। मेरा पिया, तो मेरा पिया तो मुझे अपना पिया पास में चाहिए ना। तो मायोपिया में ऑब्जेक्ट जो होता है, वो क्लियरली दिखाई देता है नियर ऑब्जेक्ट। कौन-सा ऑब्जेक्ट? यानी अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, क्योंकि मेरा पिया पास में है, तो हम उसे क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है? हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपर हो गया, अब मान लो तुम्हारी पिया की तुम्हारे से लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई, तो तुम्हारा पिया हाइपर हो गया और हाइपर होके तुम्हारा पिया तुमसे दूर चला गया। तो दूर चला गया यानी कि इस केस में अ पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, यानी हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर हो गया तुम्हारा पिया और तुम्हारा पिया दूर चला गया, यानी कि तुम अब दूर उस पिया को देख पा रहे हो। तो फार ऑब्जेक्ट देख पाओगे हाइपरमेट्रोपिया में और मायोपिया में नियर बाय ऑब्जेक्ट देख पाओगे। ठीक है? याद करने का तरीका है ये, सीरियस मत ले लेना इसे, ठीक? ओके, अब होता है प्रेसबायोपिया। इस केस में क्या होता है? इस केस में बच्चों जब एज बढ़ती है जैसे कि 40 साल, 45 साल, तो उस केस में उस टाइम पे क्या होता है, जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो वीक होना स्टार्ट होती हैं।
वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। यानी आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है यहाँ? ऑप्शन होने वाला है प्रेसबायोपिया यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम एक लेंस यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं बाइफोकल लेंस। इस केस में क्या होता है, हमारा जो लेंस होता है, आँखों पे जो चश्मा लगा है, उस चश्मे में जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन-सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस और ये ऊपर वाला पार्ट होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस दूर दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए है और कॉन्वेक्स पास की चीज़ों को देखने के लिए। कभी देखा होगा तुमने कि जिनको ये प्रेसबायोपिया होता है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं इसे। वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर पास में होती है ना, वो देख नहीं पाते उसे। तो वो थोड़ा-सा दूर लेके जाते हैं उस ऑब्जेक्ट को, ताकि वो क्लियरली देख पाएँ उसे। ठीक है? आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड at a distance of 60 centimeter from the concave lens of focal length 30 centimeter. ओके, हमें बोल रहा है कॉनकेव लेंस। अब साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। कॉनकेव लेंस में यू क्या होता है, वी क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। कॉनकेव लेंस में बच्चों फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है। कितना फोकल लेंथ दिया है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और यू यू होता है बच्चों ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव लेनी है। नेगेटिव लेंगे तो कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है लेंस फॉर्मूला यूज़ करके पोजीशन बतानी है इमेज की, यानी वी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1 में फोकल लेंथ। 1/v माइनस u की वैल्यू है माइनस का 1/60 दैट इक्वल्स टू 1 में माइनस 1/30। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस 1/v प्लस 1/60 दैट इक्वल्स टू 1/30। अब ये 60 राइट साइड पहुँचेगा, तो 1/v इक्वल्स टू माइनस 1/30 माइनस 1/60। अब बच्चों 30 और ये माइनस है, 30 और 60 का एलसीएम क्या होता है? 30 और 60 का एलसीएम होता है 60। 30 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 2 से। 60 तो ऑलरेडी 60 है ही। तो ये क्या बनेगा? -1 -2 -3/60। सो 3 से 60 कट जाएगा 20 टाइम्स माइनस का, तो 1/v आया माइनस 1/20। तो v की वैल्यू क्या होगी? दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, v हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं हमारी जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ द इमेज इज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन ये बता रहा है यहाँ पे, तो हमारा इमेज फॉर्म्ड हुआ है, वो लेंस के सामने बना हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। A wire of resistance R is cut into 3 equal parts. ओके, एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस R दिया है। ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस R दिया है। मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया है। 3 इक्वल पार्ट में करने के लिए मुझे 2 कट मारने पड़ेंगे यहाँ पे। 3 इक्वल पार्ट में कट करने का मतलब क्या है? अगर एक वायर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए 15 ओम है और मैं अगर उसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5, 5, 5। यानी मैंने क्या किया, 15 को 3 से डिवाइड किया तभी तो 5, 5 आया। तो उसी तरीके से अगर एक वायर का रेजिस्टेंस R है, उसे मैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो हर एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/3, R/3 एंड R/3। ठीक है? अब तीनों को कह रहा है इफ दीज़ 3 पार्ट्स आर जॉइंट पैरेलल, तीनों वायर्स को अब मुझे पैरेलल में जॉइन करना है। अब हम सबको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस को जॉइन करना है, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 एंड सो ऑन। अगर मेरे पास जितने भी रेजिस्टर्स हैं सबको मैं यहाँ से 1 करके जोड़ सकता हूँ। तो पहले केस में रेजिस्टेंस कितना है? R/3। दूसरे में भी रेजिस्टेंस कितना है? R/3 और थर्ड में भी क्या है? R/3। अब क्या होगा बच्चों? ये जो 3 डिनोमिनेटर में है, ये
ऊपर न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा, तो 3/r प्लस 3/r प्लस 3/r। ये किसकी वैल्यू है? 1 में r इक्विवेलेंट, 1 में r इक्विवेलेंट। तो यहाँ से क्या होगा? r एलसीएम आ गया, तीनों पे एलसीएम सेम होगा, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना होगा? 9 में r। ये आया 1/r की वैल्यू, 1 में r इक्विवेलेंट बराबर है 9 में r। तो यहाँ से r टोटल या r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होने वाली है? r बाई, और यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है? तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होने वाला है? 1 1/9 टाइम्स 1/9 कह सकते हो, रेजिस्टेंस का जो पहले वाला रेजिस्टेंस है उसका 9th हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। ये हमें एक सर्किट दिया बच्चों, ये देखो, ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं? ये दोनों हैं पैरेलल में, ये दोनों हैं पैरेलल में, यहाँ एमीटर लगा है, यानी ये पूरा सर्किट जो है एक सीरीज कॉम्बिनेशन में बना हुआ है। सो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है पहला, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी इस पूरे सर्किट का मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले मुझे ये जो 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन दिए हैं, इनका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन दिए, इनका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, 1 में R इक्विवेलेंट जो है वो होगा 1/10, इन दोनों के लिए निकाल रहे हैं हम, प्लस 1/15, क्योंकि ये दोनों बच्चों किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो क्या होगा? 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है, 10 या 30, 15 दूनी 30। ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 5/30, 5 से 30 कटेगा, 1/6। तो यहाँ से जो R आया, ये 1/R की वैल्यू 1/6 है, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा यहाँ से? R इक्विवेलेंट क्या आएगा? 6 ओम। यानी बच्चों 10 ओम और 15 ओम जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, इनको हमने सॉल्व किया, यहाँ से मेरे पास जो रेजिस्टेंस निकल के सामने आया, वो आया 6 ओम। ठीक? अब ये मेरे पास एक टोटल सिंगल रेजिस्टेंस बन गया है। अब मैं इन दोनों के केस में निकालूँगा रेजिस्टेंस। इन दोनों के केस में क्या रेजिस्टेंस होगा? 1 में R इक्वल्स टू 1/60 प्लस 1/40। तो 1/60, 60 और 40 का एलसीएम कितना होता है? 120। अब मैं इतने आसानी से कैसे निकाल पा रहा हूँ, वो भी मैं आपको समझाऊँगा। या दूनी और ये 3 हो जाएगा। तो 5/120, और 5 से 120 को अगर मैं काट करूँ तो 5, ये 4, 1/R 24 आया बच्चों। ये 1/R की वैल्यू है, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना होने वाला है? 24 ओम। यानी मैं कह सकता हूँ, ये 2 जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, इनसे मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 24 ओम। और जो यहाँ पे 6 ओम है, ये 24 ओम है। अब ये दोनों कैसे हो चुके हैं? अब ये दोनों हैं मेरे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, R टोटल हमारे पास वो होता है R1 प्लस R2। यानी इन दोनों से जो रेजिस्टेंस आया वो 6 ओम है, और इन दोनों से कितना है? 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 ओम। यानी मेरे पास जो पहला क्वेश्चन था, टोटल रेजिस्टेंस वो हमारे पास आ चुका है 30 ओम। ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्सेस, इस सोर्स से कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो करंट फ्लो होने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 15 वोल्ट दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है 15 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखो 15। और करंट हमें फाइंड आउट करना है, और रेजिस्टेंस कितना है पूरे सर्किट का, अभी हमने निकाला 30 ओम। तो अब होगा क्या? ये डिवाइड हो जाएगा 15 अपॉन में 30। 15 से 30 कितना? 1/2, और 1 अपॉन में 2 सबको पता है कितना होता है? 0.5 एम्पियर। करंट कितना आ गया? इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0.5 एम्पियर। अब बच्चों ये सर्किट जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है? सेम होता है। सीरीज में अगर करंट सेम होता है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम। इन दोनों के केस में ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मुझे इसमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग-अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
फॉर्मूला वही लगेगा, V इक्वल्स टू IR। हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। करंट हमें पता है पूरे सीरीज़ में, पूरे सर्किट में 0.5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है और अभी इन दोनों का हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम। कितना है बच्चों? 6 ओम। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 यानी 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 3। ठीक है? समझ में आया? गॉट इट? आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन resistivity and resistance of a cylindrical conductor of length L and area of cross section A. Hence, find derive the SI unit of resistivity. बच्चों सबसे पहले तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है इसको हम डिफाइन करेंगे। देखो, रेजिस्टेंस कहाँ गया? हाँ, ये रेजिस्टेंस है ये और रेजिस्टिविटी है ये। जो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। यानी एक कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो करंट को अपोज करती है फ्लो होने से। यानी जो करंट फ्लो हो रहा है ना उसे अपोज करने का काम करती है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी क्या होती है? और रेजिस्टेंस और एक्चुअली और रेजिस्टेंस और क्या होता है सुनो। अभी मैंने बताया रेजिस्टेंस क्या होता है? व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये किस पे डिपेंड करता है? ये लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लंबाई कितनी है उस पे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है वायर का उस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल क्या है उस पे डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी क्या होती है बच्चों? रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल। यानी कोई भी मटेरियल कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो क्या कहलाती है? उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहलाती है। जैसे मेरे पास एक है कंडक्टर और एक है इंसुलेटर। तो बच्चों इन दोनों में सबको पता है करंट किस में अच्छे से फ्लो होता है। करंट फ्लो करता है कंडक्टर, इंसुलेटर वो होता है इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब बच्चों इसमें रेजिस्टेंस कम होगा और रेजिस्टेंस कम है तो इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? कम होगी। तो अगर मैं पूछूं इन दोनों में किसकी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी तो हम कह सकते हैं इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कंडक्टर। क्योंकि इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता है। और अभी हमने पढ़ा है रेजिस्टिविटी क्या होती है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल। तो इंसुलेटर तो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं ना, ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, उनकी रेजिस्टिविटी भी क्या होने वाली है? ज़्यादा होने वाली है। ठीक है? तो हमें एक रिलेशनशिप बताना है। तो रिलेशनशिप क्या होता है? रेजिस्टेंस का हमने पढ़ा था, तो रेजिस्टेंस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के, यानी R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा केस होता है बच्चों, जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो इन दोनों इक्वेशन से और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब मैथ्स में हमें पता है बच्चों प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, एक इक्वल्स टू आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। इसी कांस्टेंट का नाम यहाँ पे क्या है? जो कांस्टेंट है इसी को हम कहते हैं रो, RHO रो, या फिर हम कह सकते हैं रेजिस्टी रेजिस्टिविटी। ठीक है? तो यहाँ पे रो ही क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी, और ये इनके बीच में क्या है? रिलेशन है। अगला क्वेश्चन है हेंस डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। और सिंपल है मित्रों। देखो, रेजिस्टेंस आर मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। ठीक? रेजिस्टिविटी की हमें फाइंड करनी है। लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर और एरिया की एसआई यूनिट होती है एरिया, मीटर इंटू मीटर। मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर। ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ये मीटर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हमारे पास यूनिट आ गई रेजिस्टिविटी की? ओम मीटर। क्या हो चुका है? ओम मीटर। ठीक है? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ लेंस x इज -2.5 डायोमीटर। नेम द लेंस एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर।
ठीक है? फॉर व्हिच आई डिफेक्ट ऑफ द विज़न विल एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ लेंस एज़ अ करेक्टिव लेंस। तो हमें पता है पावर ऑफ लेंस का फ़ॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 1 अपॉन में F। ये होता है जब पावर हमारे पास डायोप्टर में दी थी तो फोकल लेंथ जो होती है वो मीटर में आंसर आता है। बट इस बार फोकल लेंथ सेंटीमीटर में पूछा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 100 से क्या कर देंगे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो फोकल लेंथ अब आंसर में आएगा वो होगा सेंटीमीटर में। पावर कितना है -2.5 डायोप्टर 100 अपॉन में फोकल लेंथ। तो यहाँ से फोकल लेंथ की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो F इंटू -2.5 इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से क्या होगा फोकल लेंथ की क्या वैल्यू होगी -100 अपॉन में 2.5। ये पॉइंट हटेगा बच्चों इधर 0 आएगा 25 से ये 100 टाइम्स कट जाएगा 10 टाइम्स कट जाएगा 40 है सॉरी 4 टाइम्स कट जाएगा 40 आ गया हमारा फोकल लेंथ कितना माइनस का 40 सेंटीमीटर। और यहाँ जो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है जो लेंस है मेरे पास उस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है। और फोकल लेंथ नेगेटिव होती है बच्चों इसकी कॉनकेव लेंस की। हमारे पास लेंस होने वाला है वो कौन सा होने वाला है कॉनकेव लेंस होने वाला है। और फॉर विच टाइप्स ऑफ डिफेक्ट विजन विल बी ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब। तो ये जो लेंस होता है ये यूज होता है जिस पर्सन को मायोपिया है उस पर्सन को इस लेंस का यूज करने को डॉक्टर क्या कहता है और डॉक्टर ऑप्टिशियन जो है वो बोलते हैं प्रिस्क्राइब करने को कहते हैं कौन से लेंस को कॉनकेव लेंस। ठीक है आगे बढ़े ओके। Draw a ray diagram to show that the refraction of a ray of light through a rectangular glass slab when it falls obliquely from air into glass। अब एक ग्लास स्लैब हम पहले ग्लास स्लैब बनाते हैं पहले एक ग्लास स्लैब और ये मेरा एक ग्लास स्लैब हो गया। ठीक है कह रहा है एक रे डायग्राम बनाना है इसका नामकरण कर देते हैं बच्चों हम पहले PQRS मेरे पास एक ग्लास स्लैब है एक रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो हमें एक डायग्राम की मदद से बताना है कि लाइट किस तरीके से बिहेव करेगी, कैसे लाइट ट्रैवल करेगी, लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो लाइट रे ये हमारी लाइट है, ये बहुत टेढ़ी जा रही है, ये बन नहीं रहा अच्छे से। ये लाइट ए है, ये इंसिडेंट करी बच्चों, तो इंसिडेंट करेगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पे होगा क्या नॉर्मल ड्रॉ होगा। और हमें पता है जब लाइट रेयर से यानी रेयरर मीडियम से जब लाइट डेंसर मीडियम में जाएगी तो होगा क्या? वो बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। किधर को बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। डायग्राम सही नहीं बन रहा है यहाँ। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है? और अब होगा क्या बच्चों? अब लाइट एंटर कर चुकी है ग्लास स्लैब में। ग्लास स्लैब अब एक मीडियम दूसरा मीडियम बन चुका है। इस मीडियम से दूसरे मीडियम में अब जो लाइट है वो ग्लास से किस में ट्रैवल करने वाली है? एयर में। तो यहाँ से भी क्या होगा? एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। अब जब लाइट ग्लास से एयर में ट्रैवल करेगी यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो लाइट बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इधर को बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है तो ये जो एंगल होता है नॉर्मल ये नॉर्मल 1 है नॉर्मल 1 और ये जो एंगल है इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल बना इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है? और जो ये एंगल बना, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ क्या है? एंगल ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस इमर्जेंस ठीक है? एंगल ई क्या है यहाँ पे बच्चों? एंगल ऑफ इमर्जेंस है। और ये जो रे हुई, ये जो रे निकली है, इसको बोलते हैं हम इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। ये कौन सी रे है? इमर्जेंट रे। ठीक है? इमर्जेंट रे। ये इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रिफ्रैक्टेड रे और ये वाली रे कौन-सी हो जाएगी? इमर्जेंट रे। अगर बच्चों यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होता, तो जो इंसिडेंट रे को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, तो स्ट्रेट जाना चाहिए था ये इस पेन टैब में ना प्रॉब्लम है लग रहा है मुझे। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होता, तो ये इंसिडेंट रे क्या होती? बिल्कुल स्ट्रेट जाती। और अगर यहाँ पे देखो,
ये जो इमर्जेंट रे है और ये इंसिडेंट रे है, ये दोनों लाइन कैसी होगी अब पैरेलल लाइन बनेंगी। इन दोनों के बीच में हमेशा डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा और इसी डिस्टेंस को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोला जाता है? लेटरल शिफ्ट बोला जाता है या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। दोनों एक ही बात है। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जब लाइट रे एयर से ग्लास में ट्रैवल करती है, तो इस तरीके से बेंड होके ट्रैवल करती है। ठीक है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लैंप्स रेटेड 100 वॉट, 220 पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, एंड 60 वॉट, 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द 2 लैंप्स फ्रॉम द सप्लाई। सो बच्चों, सबसे पहले तो मैं इस सर्किट डायग्राम को बना के आपको समझ, ये कैसे बन रहा है डायग्राम। ऐसा है, देखो, एक लैंप ये है और दूसरा लैंप ये है, दोनों कनेक्टेड हैं पैरेलल में। तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। हमारे पास इधर क्या है? एक बैटरी है और ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। तो ये एक लैंप है, इसका पावर दिया है 100 वॉट, दूसरा लैंप है, इसकी पावर दी है 60 वॉट। अच्छा, दोनों पैरेलल में है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पैरेलल में सेम होता है, तो 220 पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे सर्किट का। ठीक है? सर्किट से समझने के लिए बना दिया मैंने यहाँ पे। अब सुनो, अब हमें पता है बच्चों, ये कनेक्शन है, ये पैरेलल में होता क्या है? करंट डिवाइड हो जाएगा, यानी करंट इधर अलग करंट होगा, इधर अलग करंट होगा। तो मैं क्या करूंगा, दोनों लैंप के लिए करंट निकालूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा, मेरे पास टोटल करंट आएगा। तो फॉर लैंप फर्स्ट के लिए अगर मैं करंट निकालूं तो मेरे पास फॉर्मूला होता है पावर का, P इक्वल्स टू वी आई। पावर कितना दिया फर्स्ट लैंप का? 100 वॉट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई? 220। और करंट हमें फाइंड करना है। ठीक है? करंट क्या करना है? फाइंड करना है। तो होगा क्या? 100 अपॉन में 20। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से 2 से कट जाएगा, ये 5 टाइम्स और ये 11 टाइम्स। तो करंट कितना आ गया? लैंप 1 का करंट कितना आ गया? 5 अपॉन में 11 एम्पेयर। ठीक है, ये करंट 1 I1 मान लेते हैं इसे। अब हम निकालेंगे लैंप 2 के लिए करंट। तो लैंप लैंप 2 के लिए भी करंट के लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इक्वल्स टू VI। लैंप 2 की पावर दी है 60 वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 और करंट हमें इसमें फाइंड करना है, इसको मैं I2 मान लेता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा? 60 अपॉन में 220 इक्वल्स टू I2। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट जाएगा ये, 11 टाइम्स। तो I2 कितना आ गया बच्चों? 3 अपॉन में 11। ठीक है? तो टोटल करंट क्या होने वाला है? टोटल करंट क्या होने वाला है? I1 प्लस I2। I1 कितना है? 5 अपॉन में 11 और I2 कितना है? 3 अपॉन में 11। तो इनका एलसीएम तो 11 आ गया, 8 अपॉन में 11 और 8 अपॉन में 11 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 11 7 77, 0.7 और कितना बचेगा? 10 और 9। तो 0.79 एम्पेयर मेरे पास करंट, तो इस पूरे सोर्स से 2 सर्किट का इतना करंट फ्लो होगा। दोनों सर्किट का करंट मैंने डाल दिया ऐड करके। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। बच्चों, मिरर, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में मिरर देखना होता है, कौन सा मिरर दिया है? कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर है, तो पहली बात तो यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में लेनी है तुम्हें, 30 सेंटीमीटर। ओके। अब जो फोकल लेंथ की बात कर रहा है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव में होती है 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव। मिरर फॉर्मूला का यूज करना है और पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है, तो वी हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला होता है मिरर का 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन में यू इक्वल्स टू 1 अपॉन में एफ। और वी हमें फाइंड आउट करना है, यू हमें दिया है -1/30
हुक का लेंथ -1/20 दिया है। अब ये इधर शिफ्ट होगा, 1/v इक्वल्स टू -1/20 प्लस 1/30। 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा भाई? 60। ये -3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो -3 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा? -1/60। तो ये 1/v की वैल्यू है। तो v कितना हो जाएगा? v हो जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो लेफ्ट साइड बन रही है, मिरर के लेफ्ट में बन रही है। ठीक है? ओके, आगे बढ़े। बच्चों, ये हमारा अभी इस टॉपिक में जो हमने सीरीज ये वीडियो जो बनाई है मैंने, इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है ये। डिफाइन 1 एम्पियर एंड पहला क्वेश्चन है 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। तो पहली बात तो ये 1 एम्पियर, एम्पियर किसकी यूनिट होती है? एम्पियर होती है बच्चों करंट की यूनिट, और करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन में T, द रेट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही मेरा क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। कितना चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है। तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम, चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। तो इससे हमारे पास करंट की एसआई यूनिट क्या आएगी? एम्पियर आएगी। तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? When 1 coulomb charge is passing through a conductor in 1 second, then the current drawn by the circuit is 1 ampere. ठीक है? जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में पास होगा, तो करंट कितना फ्लो होगा सर्किट में? 1 एम्पियर करंट। ओके? सेकंड क्वेश्चन है, the resistance of the wire is 0.01 centimeter radius. The resistance of a wire of 0.01 centimeter radius is 14 ohm. अब देखो बच्चों, द रेजिस्टेंस यहाँ तक ये इसका सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस है इज 14 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना दिया है? 14 ओम दिया है। ऑफ अ वायर ऑफ रेडियस 0.01 सेंटीमीटर, ये रेडियस की बात कर रहा है। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज 44 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। और पाई हमें क्या लेना है? 22/7। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन होता है? आर बराबर रो एल अपॉन में ए। अब रेजिस्टेंस फाइंड पता है, रेजिस्टिविटी पता है, लेंथ निकालना है। अब एरिया की बात कर रहे हैं बच्चों। एरिया होता क्या है? देखो वायर का शेप कैसा होता है? यहाँ पे सर्कल फॉर्म होता है वायर का, और ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो ये वाला पार्ट होता है। आगे से अगर मैं वायर को देखूंगा तो मुझे कैसा शेप दिखेगा इसका? सर्कल का। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? सबसे पहले मैं एरिया की फाइंड बात करूंगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ सर्कल के बराबर होगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई कितना है? पाई तो अभी हम 22/7 पुट करेंगे। अच्छा, रेडियस की बात कर, रेडियस दिया है 0.01 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर, अभी स्क्वायर करेंगे बच्चों, सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में दिया तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है? और इसका लिख देंगे हम स्क्वायर। देखो 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻² मीटर। यानी 1 सी 11th क्लास में अगर तुम लोगे साइंस केमिस्ट्री, उसमें लिखा है, उसमें पता चल जाएगा तुम्हें। 1 सी 1 सेंटी का मतलब होता है 10⁻² मीटर। 1 सेंटी का मतलब 10⁻² मीटर। तो अगर मैं यहाँ से इसे सॉल्व नहीं करना बच्चों, इसे फिलहाल इतना ही रखेंगे हम। ये क्या बनेगा देखो, अगर मैं फर्दर इसके पॉइंट हटा दूं तो ये क्या बनेगा? 1/में कितने जीरो आ जाएंगे नीचे? 4 जीरो आ गए। 10⁻² ये कितना बन गया? इसके पॉइंट हटाया मैंने, इसका पॉइंट नीचे 2 जीरो लगा दिए। फर्दर इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस, ये गलत हो गया क्या? अच्छा, यहाँ पे 2 ज़ीरो आएँगे बच्चों, यहाँ पे एक और ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो आएगा। अभी क्या बनेगा? 10 की पावर माइनस 8 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? देखो ये 4 ज़ीरो हैं, ऊपर जाएँगे तो 10 की पावर -4 बनेगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 10 की पावर -8 आ गया। यानी एरिया मेरे पास आ चुका है। एरिया मेरे पास आ चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस फ़ॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँगा। तो आर दिया है हमें 14 ओम, रेजिस्टिविटी हमें दिया है 44 इंटू 10⁻⁻8
हमें लेंथ फाइंड आउट करना है और एरिया अभी मेरे पास आया 22/7 इंटू 10⁻⁻8। अब ये क्या होगा बच्चों 22 से ये 44 2 टाइम्स कटेगा। ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई होएगा 10⁻⁻8 से ये पूरा कैंसल आउट हो गया। तो 14 बराबर 2 इंटू 7 इंटू एल। 7 इंटू 2 14 होता है। 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। तो एल कितना आ गया 1 मीटर। तो लेंथ ऑफ द वायर कितनी आ चुकी है बच्चों मेरे पास 1 मीटर आ चुकी है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो तब तक के लिए गुड बाय।